हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर हनी मैम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री का, और हिस्ट्री भी है 7th क्लास का। तो चैप्टर का नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। ये चैप्टर नंबर 2 है। और ये जैसे कि आप समझते हो कि न्यू किंग्स और किंगडम्स हमारे पास्ट में कैसे थे, राजा महाराजाओं की कहानियाँ हमने सुनी हैं, हमने हिस्ट्री में उनको पढ़ा है। अब हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पे जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपको एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है समझना, जानना। ये जो 6, 7, 8, 9, 10th के जो हिस्ट्री है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको डेफिनेटली आपका क्या करेगा, बेसिक्स को क्लियर करेगा, आपको समझाएगा कि हमारी हिस्ट्री में एक्चुअली है क्या, इंडियन हिस्ट्री। फिर बहुत ही ज़रूरी है ये, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आप पीएससी या यूपीएससी ये सब एग्ज़ाम्स फाइट करते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो यू मस्ट नो ऑल अबाउट दैट। अभी बहुत छोटे हो आप, इस बात को समझेंगे ही नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपके जो बेसिक है, जो आपका हमारी हिस्ट्री है जो हमारी इंडिया की या हमारे किंग्स की या उनके किंगडम्स की जो पास्ट है, वो आप सबको समझ में आए। ठीक है, तो विद दिस योर हनी मैम इज़ अगेन वेलकम यू बैक इन माई ओन channel. This is the topic where I am going to discuss about the new kings and kingdoms of our past, and where we are going to cover all the objectives, like we will trace the patterns of political development and military conquest of Garzara and Pratiharas, then Rashtrakutas, Palas, Chanamanas and Ghaznavids. ठीक है, इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। हम ये देखेंगे कि कैसे जो कनेक्शन है बिटवीन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोसेस कैसे डेवलप हो थ्रू द एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेसिफिक एग्जाम्पल लाइक द चोलास। कैसे उन्होंने रिलेशन बोलूँ कि मैं कनेक्शन बोलूँ इन बिटवीन द इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल प्रोसेस में कैसे कनेक्शन बिठाई, वो कितना अच्छा गुड एग्जाम्पल साबित हुआ, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फिर हम इसमें कुछ इंस्क्रिप्शंस भी इलस्ट्रेट करेंगे, हाउ दे रिकन्स्ट्रक्ट आवर हिस्ट्री, हाउ दीज इंस्क्रिप्शंस आर यूज टू रिकन्स्ट्रक्ट द हिस्ट्री। ठीक है, तो ये है हमारा टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें तमिल रीजन, एग्रीग्रियन में तमिल रीजन कैसे एक्सपांड हुआ, केस स्टडी उस पर बेस्ड हम लोग देखेंगे। ये आपका जो सीन दिख रहा है, ये है आपका कॉमिक्स जिसके ऊपर पूरी पिक्चर है इस चैप्टर की। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन से। तो बहुत सारे अचीवमेंट्स हुए हैं हमारे चोलास के, जो कि पॉसिबल हो पाया है न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर में, जो कि बोला कि एग्जांपल हम डेफिनेटली देखेंगे उसमें। ठीक है, हमने ये देखा है कि रिवर कावेरी के जो ब्रांचेस हैं, उसमें छोटे छोटे चैनल्स बनाए गए हैं जिनको एम्पटाइड किया गया है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, दे एम्पटाइड इनटू द बे ऑफ बंगाल, एंड देन व्हाट हैपेंड, these channels overflow frequently, so depositing the fertile soil on their banks, of course, है ना। बैंक्स में फर्टाइल सॉइल आएगी और वो फर्टाइल सॉइल बहुत काम आएगी। जहाँ जहाँ वो फर्टाइल सॉइल आपके डिपॉजिट होते जाएगी, उस एरिया का इरिगेशन परफेक्ट होगा। ठीक है, तो फिर इससे क्या होगा, जो वाटर फ्रॉम द चैनल से प्रोवाइड हुआ है वो नेसेसरी मॉइस्चर देता है एग्रीकल्चर के लिए, पर्टिकुलरली कल्टीवेशन ऑफ राइस के लिए। यहाँ से स्टार्ट हुआ कॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर तो ऑलरेडी डेवलप हो चुका था अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु में, तो हुआ क्या, इट वाज द 5th और 6th सेंचुरी जिस एरिया में ये ओपन हुआ था। लार्ज स्केल ऑफ कल्टीवेशन इस एरिया में ओपन हो गया था। ठीक है, तो फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया था, कुछ रीजंस में फॉरेस्ट क्लियर हो चुके थे, और कुछ क्या है, लैंड भी लेवल नहीं हुए थे। लैंड हैड टू बी लेवल्ड इन सम अदर एरियाज बिकॉज लेवलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एज वेल। देन कुछ डेल्टा रीजन्स थे, उनके एम्बैंकमेंट्स में क्या हुआ था, उन एम्बैंकमेंट्स को बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी था, ताकि उनको फ्लडिंग से, कैनल के अंदर से जो अननेसेसरी फ्लो होता है वाटर का, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उससे प्रिवेंट किया जा सके उस एरिया को। एंड दैट हैज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड। पीपल स्टार्टेड ग्रोइंग देयर क्रॉप्स इन अ ईयर, 2 क्रॉप्स एक साल में ही उन्होंने प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था वहाँ के लोगों ने। और हुआ ये था कि एक स्लुइस गेट बनाया गया था वहाँ पे तमिलनाडु में, जो 9th सेंचुरी में बनाया गया था, ताकि वो रेगुलेट कर सके ओवरफ्लो ऑफ वाटर को। ठीक है, जो कि टैंक से आता था इनटू द चैनल्स, एंड देन दैट इरिगेटेड फील्ड्स, और फिर वो इरिगेट करते थे फील्ड्स को। तो इस तरह से दिस गेट स्टैंड्स टुडे, आज भी वो गेट है वहाँ पे आफ्टर 1000 ईयर्स। गॉट इट। तो ये है आपका पहला सीन जो आपको ये पिक्चर को इस कॉमिक्स के थ्रू बता रहा है कि हुआ कैसे स्टार्ट। देन कुछ केसेस में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़रूरी था वाटर का होना वहाँ पे फॉर द क्रॉप, आर्टिफिशियली क्रॉप को ग्रो करने के लिए आर्टिफिशियली। तो हुआ क्या
कि जो वैरायटी ऑफ मेथड्स है वो यूज़ हुए थे इरिगेशन के लिए। कुछ एरियाज़ में वेल्स डग हुए थे, कुछ एरियाज़ में ह्यूज टैंक्स बनाए गए थे ताकि रेन वाटर को कलेक्ट किया जा सके। तो ये आप देख रहे हो, ये दोनों आपको इजी कॉमिक्स पढ़ते हैं ना बच्चे, कॉमिक्स पढ़ते हैं उनको बड़ा मज़ा आता है। यहाँ वहाँ की चाचा चौधरी की कॉमिक्स हो गई, बहुत सारी कॉमिक मैंने चाचा चौधरी की पढ़ी थी मुझे याद है, और एक साबुत था जिसमें, है ना, और क्या डकलिंग्स की कोई कॉमिक्स थी वो पढ़ा था मैंने। आप लोग कौन सी पढ़े थे मुझे नहीं पता आप लोग पढ़ते भी हैं कि मुझे नहीं पता, बट ये समझ लो कि कॉमिक्स के थ्रू किसी पिक्चर को पिक्चराइज करना, किसी स्टोरी को पिक्चराइज करना इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। व्हाट इज़ दैट नेक्स्ट टॉपिक? उस पर दूसरी आपका तीसरा सीन आपको ये दिखा रहा है कि ये जो इरिगेशन वर्क है वो रिक्वायर्ड है फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग लेबर एंड रिसोर्सेज। ये जो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए लेबर का, रिसोर्सेज का, ताकि इस वर्क को प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जा सके, है ना। तो एक प्लानिंग होती है हर चीज़ की, जिस चीज़ को आप प्लान करके करेंगे वो प्रॉपर एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो उसी तरह से इसको एग्जीक्यूट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, हमारे नेशन की। ठीक है, तो इसलिए इसके प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़रूरी थी। डिसाइड किया गया कि वाटर को कितना कहाँ कैसे यूज़ करना है। ठीक, उसके बाद कुछ रूलर्स आए, न्यू रूलर्स आए, कुछ पीपल थे, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने क्या किया था, एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिव इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया था इस एक्टिविटीज़ में कि हाँ वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड फॉर ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था उस समय। ठीक, देन अब क्या है, फ्रॉम उदयपुर टू थंजावर। ठीक है, थंजावर यहाँ से क्या होता है देखिए, कैसे चोलास राइज किए पावर को, इसका क्वेश्चन था। हाउ डिड द चोलास राइज टू पावर, कैसे आया उनके में पावर? तो द माइनर चीफली फैमिली नोन एज द मुत्तरायर। ठीक है, मुत्तरायर ने अपने ऊपर पावर को हेल्ड किया, और जो कि कावेरी डेल्टा में हैं, देवर सब ऑर्डिनेट ऑफ, वो किसके सब ऑर्डिनेट थे? चोलास पल्लव किंग्स के, पल्लवास किंग्स के सब ऑर्डिनेट थे जो कांचीपुरम में रहते थे। इन्होंने इसको आंसर दिया। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, ऐसे कैसे पूरा का पूरा पावर चोला के हाथ में आया। तब क्या हुआ, तो विजयालया हु बिलोंग टू द एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ द, विजयालया जो कि एंशियंट फैमिली से थे चोलास की, जो उदयपुर में उरैयूर में रहते थे, उरायूर भी बोल सकते हैं आप उसको। वो उन्होंने कैप्चर किया था डेल्टा को, जो कि मुत्तरायर में थे। ठीक है, मुत्तरायर में थे, और वो कब कैप्चर हुआ था? इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी। तो उन्होंने वहाँ पे एक टाउन बिल्ड किया जिसको थंजावर कह रहे हैं, एंड टाउन ऑफ थंजावर, और फिर उसमें वहाँ पे टेम्पल बनाया गया जो कि गॉडेस निशुम्भसुदिनी का था, निशुम्भसुदिनी का था। ठीक है, वहाँ पे टाउन डेवलप हुआ, और फिर उन्होंने इन द मिड ऑफ द 9th सेंचुरी वहाँ पे एक टाउन बनाया गया, टाउन में एक टेम्पल रखा गया जो कि देवी निशुम्भसुदिनी जी का था। ठीक है, देवी इन देवी का था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ये बंदा राजा को दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये समझिए, फिर आगे समझिए, ध्यान से समझिएगा पूरी स्टोरी। सक्सेसर ऑफ द विजयालया कनकर्ड नेबरिंग रीजन, जो सक्सेसर थे ना विजयालया के, उन्होंने नेबरिंग कंट्री रीजन्स को पूरा क्या कर दिया था, हरा कर उनको भी कब्जा कर लिया था। कॉन्कर्ड मतलब हरा करके उन पर जीत पा ली थी। ठीक है, और इस तरह से उनकी किंगडम ग्रू होते गई, साइज़ में भी और पावर में भी। फिर यहाँ पे पांड्यन और पल्लवास टेरिटरी जो कि थी साउथ से और जो नॉर्थ की थी, वो देवर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम, वो भी इस किंगडम के पार्ट बन गए। ठीक है, जैसे उन्होंने धीरे धीरे किंगडम्स को, छोटे छोटे आसपास के रीजन्स को कॉन्कर कर लिया तब। ठीक, अब राजा जो कि उस ज़माने के मोस्ट पावरफुल चोला रूलर थे, वो बने थे किंग 985 में, जो कि एक्सपांड किया था उन्होंने, पूरा कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दैट एरियाज़। ठीक है, पूरा कंट्रोल वहाँ पे एक्सपांड कर लिया था उसमें उन्होंने अपने समय में। ठीक है, और उन्होंने रीऑर्गेनाइज भी किया था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। ठीक है, उन्होंने अपने जो भी एम्पायर था उसको रीऑर्गेनाइज किया था प्रॉपर वे से। और राजा के जो सन थे राजेंद्र जी, वो क्या किए थे, उन्होंने उन्हीं की पॉलिसी को कंटिन्यू किया था, और उसके बाद उन्होंने गंगा वैली में रेड भी की थी। तो श्रीलंका, कंट्रीज़ ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, दे वर द जस्ट डेवलपिंग अ नेवी फॉर दीज एक्सपीडिशंस। ठीक है, मतलब इनके लिए उन्होंने डेवलप किया था नेवी तो आप जानते हो अंडर वाटर जो हमारी सैनिक होती है, सेना होती है, वो भी डेवलप कर लिया गया था उस समय से। सोचो,
ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला सीन आपको ये बता रहा है, ये बंदा ये बता रहा है कि सक्सेसर और विजयलया ने कैसे नेबरिंग कंट्रीज़ पे क्या किया था, कॉन्कर किया था, और उसके बाद कैसे कैसे उनका आगे किंगडम को इम्प्रूव मतलब डेवलप हुआ, उनका किंगडम डेवलप हुआ, एक्सपांड हुआ। फिर इमरजेंस ऑफ न्यू डिनास्टीज़ क्या हुआ। अब यहाँ पे ये न्यू डिनास्टी ये देख रहे हैं आप कैसे कैसे आगे आपकी डिनास्टी बढ़ते गई और कैसे कैसे चोलाज ने सब पे अपना अपना क्या बनाया, एम्पायर बनाते गए या उन पे कंकर करते गए। तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी न्यू डिनास्टी थी जो कि 7th सेंचुरी के बाद ही इमर्ज हो गई थी। ये मैप बता रहा है आपको कि मेजर रूलिंग डिनास्टीज़ जो है ना डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, जो कि बिटवीन 600 से 1200 तक बने, ये पूरा मैप वहीं का है। ठीक है, देखिए चेरास, पांड्यास, चोलास, देन मैखन जिसको कि मरियंखेला बोलते थे, फिर राष्ट्रकूतास, फिर कलिंगास, गंगास, उत्कलास, पलास एंड पहरपुर एंड सो ऑन। ये आगे आप जाते जा रहे हो, ये पूरी डिनास्टी है। ठीक है, किस तरह से ये आगे बढ़ती गई। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद फिर ये महाराज जी पूछ रहे हैं, इन्होंने क्या बोला कि 7th सेंचुरी से देयर वर द बिग लैंडलॉर्ड्स। 7th सेंचुरी से बिग लैंडलॉर्ड्स थे, वॉरियर चीफ्स थे जो कि डिफरेंट रीजन से उस सब कॉन्टिनेंट में आए थे। एग्जिस्टिंग किंग जो था उनको ये नॉलेज एक्नॉलेज नहीं हुआ था, क्या उन्होंने उनको एक्नॉलेज किया था, बार बार एक्नॉलेज करते थे उनको कि जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं और जो समानताज हैं वो वहीं पे एग्जिस्टिंग किंग्स के हैं अभी। ठीक है, तो वो देवर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देम, है ना। गिफ्ट दे करके आप लेना देना करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका एम्पायर बना रहेगा, या आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी होगा चीज़ जिसके लिए वो रूलर जो है अगर आपके खिलाफ नहीं जाएगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो हुआ क्या, देवर एक्सपेक्टेड द ब्रिंग गिफ्ट फॉर द किंग्स एंड द ओवरलैंड्स। ठीक है, ओवरलॉर्ड्स। फिर बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स, वो चाहते थे कि मेरे सामने बहुत सारे किंग्स हैं, अपनी गिफ्ट लेके आए, हमारे कोर्ट में हाजिर हों। ठीक है, और उनको मिलिट्री सपोर्ट भी दें। तो ये वो चाहते थे एग्जिस्टिंग किंग्स वहाँ के। ठीक, एग्जिस्टिंग किंग्स जितने हैं वो उनसे ये राजा जी वो चाहते थे कि ये सब मेरे राज्य में आके ऐसा ऐसा करें। गॉट इट। तो हुआ क्या, एज समानतास गेन पावर एंड वेल्थ, समानतास के पास पावर और वेल्थ दोनों बहुत थी। दे डिक्लेयर देमसेल्फ महासमानता, उन्होंने अपने आप को महासमानता डिक्लेयर कर लिया। जब पावर और वेल्थ है, पावर और पैसा, और क्या चाहिए, है कि नहीं। तो पावर और पैसा दोनों थी समानतास के बाद, तो उन्होंने अपने आप को महासमानता डिक्लेयर कर लिया। ठीक, अब हुआ क्या, महासमानता या महामंडलेश्वरा। ठीक, मतलब कि द ग्रेट लॉर्ड ऑफ सर्कल और रीजन, मंडलेश्वरा का मतलब ये। ठीक है, तो हुआ क्या, एंड सो ऑन, ऐसा अपने आप को डिक्लेयर करते गए। गॉट इट। देन हुआ क्या, कुछ समटाइम्स दे ऑल्सो फॉट अगेंस्ट द ब्रोक फ्री फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स, कभी कभी वो अपने ओवरलॉर्ड्स के अगेंस्ट भी कभी कभी क्या हो जाते थे, उनसे छुटकारा पाना चाहते थे, तो उनके अगेंस्ट भी कभी कभी लड़ जाते थे, समटाइम्स, नॉट ऑफन। गॉट इट। तो वन सच इंस्टेंस, अब ये आपको पिक्चर क्या दिखा रही है, कुछ ऐसा इंस्टेंट दिखा रही है राष्ट्रकूटा, यहाँ पे राष्ट्रकूटा जो थे वो डेक्कन में थे, डेक्कन। ठीक है, अब ओरिजिनली क्या हुआ, ये सोच क्या रहे हैं कि ओरिजिनली देवर अंडर द रूल ऑफ चालुक्यास ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका में चालुक्य रूलर जो थे उनके अंडर में एक्चुअली ये लोग थे सबसे पहले। ठीक है, फिर क्या हुआ, अराउंड 750 दंती दुर्गा एंड राष्ट्रकूटा चीफ जो कि जिन्होंने बाहर फेंक निकाला था किसको, चालुक्य के ओवरलॉर्ड को, जो कि परफॉर्म करते थे, दे परफॉर्म अ रिचुअल, उन्होंने ऐसा करके अपना एक रिचुअल परफॉर्म किया। गॉट इट। अब दे कॉल्ड लाइक व्हाट, हिरण्यागर्भा, हिरण्यागर्भा, दे कॉल्ड हिरण्यागर्भा, जिसको कि गोल्डन वोम्ब कहते हैं। गर्भ, वोम्ब, माता का वोम्ब होता है ना, जो मम्मी का वोम्ब, वो गर्भ, हिरण्यगर्भ। ठीक है, व्हेन दिस रिचुअल वर परफॉर्म, जब ये रिचुअल परफॉर्म हो रहा था तो बहुत सारे ब्राह्मण्स की हेल्प से उन्होंने सोचा कि इट वॉज थॉट टू लीड टू द रीबर्थ, ये शायद दोबारा से जन्मा है। ठीक है, या जन्म होगा, टू द ऑफ द सेक्रीफाइसर, यहाँ पे दोबारा से किसी स्पाइसर का जन्म हुआ है, एज अ क्षत्रियास, एज अ क्षत्रिय, क्षत्रिय एक वर्ण होता है। ठीक है, क्षत्रिय की और मतलब क्षत्रिय के रूप में किसी का दोबारा से रीबर्थ हुआ है, सेक्रीफायर जो होते हैं उनके फॉर्म में। ठीक है, इवन इफ ही वॉज नॉट वन बाय बर्थ, और मे बी अगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उसका बर्थ होता है कि नहीं होता है, लेकिन वो जो आ रहा है ना वो सेक्रीफाइसर के रूप में आ रहा है और वो क्षत्रिय बनकर आएगा। ठीक है, ये है इन लोगों का एक्सप्लेनेशन इस स्टोरी में। हुआ क्या फिर, अदर केसेस में आप देखोगे जब मैन एंटरप्राइजिंग फैमिली से होते हैं, जो कि वो अपने ये मिलिट्री स्किल्स को यूज़ करते हैं ताकि अपने किंगडम को एक प्रॉपर शेप दे सकें।
ठीक है। तो जो उसमें कदम्बा जो मयूर शर्मन थे और जो गुर्जारा प्रतिहारा थे, हरिचंद्र थे, दे वर ऑल द ब्राह्मण्स जिन्होंने ट्रेडिशनल प्रोफेशन लाया और उन्होंने अपने आर्म्स को सक्सेसफुली इस्टेब्लिश किया किंगडम्स में, जो कि कर्नाटका में थे और राजस्थान में थे। ठीक है, कर्नाटका और राजस्थान में थे, जो कर्नाटका और राजस्थान में थे रिस्पेक्टिवली, का मतलब पहला वाला कर्नाटका, दूसरा वाला राजस्थान के लिए। ठीक है, गॉट इट। तो इस तरह से मतलब कदम्बा मयूर शर्मा आपके थे कर्नाटका के लिए और गुर्जारा प्रतिहारा हरिचंद्र वर लाइक ऑफ राजस्थान, लाइक दैट। ठीक है, उन्होंने अपने अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशन को इस तरह से इस्टेब्लिश किया। अब क्या हुआ, गेव अप मतलब छोड़ दिया, ट्रेडिशनल प्रोफेशन को छोड़ दिया और अपने आर्म्स ले लिए, अपने हाथ उठा लिए, टुक देयर आर्म्स, टुक टू आर्म्स उन्होंने उठा लिए। ठीक है, आर्म्स उठा लिए, ध्यान से समझिएगा, ट्रेडिशनल प्रोफेशन को छोड़ के आर्म्स उठा लिए अपने और फिर सक्सेसफुली अपने किंगडम को इस्टेब्लिश किया, जो कि था राजस्थान और कर्नाटका और राजस्थान में। गॉट इट, या एकदम इजीली अब समझ में आ गया ये प्रॉपर वे। नेक्स्ट, ए वॉल रिलीफ इन K15 एट एलोरा। ये K15 एलोरा में क्या आपको दिखा रहा है, दैट शोज द विष्णु एज नरसिम्हा और विष्णु की कहानी सुने आप, वो प्रहलाद और नरसिम्हा की, जो कि नरसिम्हा जो थे वो विष्णु के ही अवतार थे और उन्होंने प्रहलाद की जान बचाई थी और उन्होंने हिरण्यकश्यप को हिरण्यकश्यप को पनिश किया था, वो वाली कहानी है जिसकी वजह से होली होती है। गॉट इट, होलिका, होली, लाइक दैट। ठीक है, तो दे शोज द विष्णु एज ए नरसिम्हा द मैन लायन। गॉट इट, तो वो विष्णु के अवतार थे, मैन थे, और मैन तो विष्णु मैन है, और उसके बाद लायन का अवतार लेकर के आए थे। तो दैट टेल्स व्हाट इट इज़ द वर्क ऑफ द राष्ट्रकूटा पीरियड। ये राष्ट्रकूटा के पीरियड में हुआ था, जहाँ पे हमको बता रहा है कि दैट इज़ बीइंग बॉर्न एज अ क्षत्रिय। उन्होंने वही क्षत्रिय की तरह क्षत्रिय के रूप में उन्होंने जन्म लिया था, एंड दैट वाज इम्पॉर्टेंट टू इन ऑर्डर टू बिकम अ रूलर, और फिर उनको रूलर बनना तो बहुत इंपॉर्टेंट था। कब कौन से ईयर्स में, 700 से 1700 के बीच में। गॉट इट, तो ये हुआ उनका सीन का एक्सप्लेनेशन कॉमिक्स में। देन दिस वारफेयर फॉर वेल्थ। वारफेयर मतलब लड़ाई झगड़े किसके लिए, वेल्थ के लिए, पैसे के लिए, समृद्धि के लिए। ठीक है, और वो हुआ कैसे, ये आप वॉर देख रहे हो किस तरह से वॉर हो रही है वेल्थ के लिए। अब हो रहा क्या है इसमें, सारे जो रूलिंग डिनास्टी हैं दे वर बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक रीजन। ठीक है, एंड दैट इज़ ऑल्सो ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज। ऑफकोर्स जब लड़ाई होती है तो अपनी एरिया के लिए नहीं, बल्कि लड़ाई जीतने के बाद आसपास की छोटी छोटी एरिया को कब्जा करने के लिए ये लड़ाई होती है। आपके एम्पायर को एक्सटेंड करने के लिए लड़ाई होती है, एक्सपांड करने के लिए लड़ाई होती है। तो पर्टिकुलरली एक प्राइज एरिया होती थी जो कि सिटी की थी, दैट वाज द कनौज, जो कि गंगा वैली में थी। ठीक है, फॉर सेंचुरीज रूलर बिलोंगिंग टू द गुर्जारा एंड प्रतिहारा। बहुत सारी सेंचुरीज से रूलर जो थे गुर्जारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा और पल्ला डिनास्टी से थे। ठीक है, फॉट फॉर कंट्रोल ओवर, दे वर जस्ट फाइटिंग फॉर कंट्रोल ओवर द कनौज। गॉट इट, कनौज पे कंट्रोल लगाने के लिए, कंट्रोल पाने के लिए ही उन्होंने ये लड़ाई की थी। बिकॉज देयर वर 3 पार्टीज़, 3 पार्टी थी कनौज में। उसमें भी देखिए, अब आप किसी भी एरिया को अगर आप कंट्रोल करना चाहेंगे तो उसका एक रीज़न होता है। तो वो रीज़न कनौज को कंट्रोल करने का क्या था कि वहाँ 3 पार्टीज़ थी। ठीक है, कौन कौन सी, इज़ अ लॉन्ग ड्रॉन कन्फ्लिक्ट। ठीक है, दैट वाज कन्फ्लिक्ट हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब इट एज अ ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। हिस्टोरियंस इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के नेम से। ठीक है, उन 3 पार्टीज़ को। गॉट इट। देन आते हैं नीचे, नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट क्या आपको बोलता है, रूलर्स जो थे उन्होंने ट्राई किया था डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए अपनी पावर्स को, अपने रिसोर्सेज को, क्या बना करके लार्ज टेम्पल्स बना लेते थे और अपनी पावर्स को डिमॉन्स्ट्रेट कर, भैया हम बहुत बड़े आदमी हैं, आप लोग अपनी रीजन को ऐसे क्या करिए, आप कल्चर को आप कंटिन्यू करिए और फिर आप देखिए कि हम कितने बड़े, हमारे राज्य में देखिए बड़े बड़े टेम्पल हो रहे हैं। ठीक है, टेम्पल बना रहे हैं हम सब लोगों के, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलूँ मैं, उनकी अपने भगवान से लेकर जो उनकी आस्था होती है उसको बढ़ावा दे रहे हैं और समथिंग लाइक दैट। और इस तरह से वो बड़े बड़े राजा अपने आप को प्रूव करते थे बड़े बड़े टेम्पल्स बना के। गॉट इट। उसके बाद क्या हुआ, सो व्हेन दे अटैक वन अनदर्स किंगडम, जब वो अटैक करते थे एक दूसरे के किंगडम को, सबसे पहले टारगेट होता था उनके टेम्पल को, उसको ध्वस्त कर दो, ख़त्म कर दो। ठीक है, तो क्या होता था, विच वर समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच, जो कि बहुत ज़्यादा महंगे होते थे। दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल्स विच वर समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच। ठीक है, ऐसे ऐसे टेम्पल्स को टारगेट किया जाता था उस राजा को ये दिखाने के लिए कि हम तुमसे ज़्यादा क्या हैं, पावरफुल है। ठीक है, देन नेक्स्ट
अदर किंग्स जो एंगेज होते थे किसमें, इसमें आते हैं अब। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर्स, ऐसा सबसे बेस्ट नोन रूलर कौन थे, सुल्तान महमूद ऑफ गजनवी, जो कि अफ़गानिस्तान से थे। उन्होंने रूल किया था 1997 से 1030 तक और एक्सटेंड किया था अपने पूरे कंट्रोल पावर मतलब एक्सपांड किया था अपने एम्पायर को ऑफ द सेंट्रल एशिया तक, ईरान, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, यहाँ तक उनका पूरा एम्पायर छा चुका था, उन्होंने कंट्रोल पा लिया था इस पर, ठीक है। फिर ही रेडेड इंडिया, अब उन्होंने इंडिया पे रेड बनाई, रेड डाली, जिसमें ऑलमोस्ट एवरी ईयर उसका टारगेट यही होता था कि वो वेल्दी टेम्पल्स को ध्वस्त कर दे, ख़त्म कर दें, ठीक है। और इंक्लूडिंग, और उन्होंने किया भी, इंक्लूडिंग सोमनाथ इन गुजरात, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, गॉट इट, हमारी हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देन मच ऑफ द वेल्थ महमूद जो कैरी, उन्होंने वो वैसे करते थे और हमारे पूरा सोना चुरा के चले जाते थे, सोना लेके चले जाते थे। तो मच ऑफ द वेल्थ महमूद कैरीड अवे, उन्होंने ले लिया, छीन लिया, ठीक है। एंड वॉज यूज टू क्रिएट ए स्प्लेंडेड कैपिटल, और अपने कैपिटल को बनाने के लिए वो यूज़ करते थे, ठीक है। ही वॉज इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपल ही कंक्वायर्ड। अच्छा, उनको इंटरेस्ट होता था कि और उन्होंने कितने कितने लोगों को हराया है, उन पे जीत पाई है। उनको इंटरेस्ट होता था कि कैसे उनका नाम और आगे बढ़ रहा है, ऑन अकाउंट ऑफ टू राइट एन अकाउंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। कैसे कैसे उनका नाम कितनी दूर दूर तक फैला हुआ है, उनको बहुत इंटरेस्ट होता था इन सब टॉपिक्स में जानने के लिए। अरेबिक वर्ड होता है किताब अल हिंद, किताब अल हिंद, ठीक है, एक अरेबिक वर्क है नोन एज किताब अल हिंद, जिसमें उन्होंने इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं हिस्टोरियंस के लिए, ठीक है। तो ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर्स टू प्रिपेयर दिस अकाउंट, तो इन्होंने क्या किया, एक संस्कृत स्कॉलर को अपॉइंट कर लिया और क्या कर लिया, उनका अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए उन्होंने एक संस्कृत स्कॉलर को अपॉइंट कर लिया, ठीक है। इतना पैसा ले करके जाना और अपनी सल्तनत बनाना, अपने एम्पायर को खड़ा करना, फिर सबको हराना, यही उनका इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ये इनका इंटरेस्ट इस तरह से दिखाया गया है हिस्ट्री में हमारे, ठीक है। अब आते हैं दूसरे, जो अदर किंग्स जो एंगेज होते थे वॉरफेयर में, वो कौन कौन होते थे, चमन्ना से, लेटर उनको चौहान्स बोलते थे, वो भी रूल किया था, उन्होंने भी रूल किया था रीजन में, जो कि था उन कौन से रीजन में उन्होंने रूल किया था, जो दिल्ली की एरिया थी वो और जो अजमेर की एरिया थी वो, ये इन दोनों एरियाज़ में चौहान्स ने रूल किया था, गॉट इट। जो अदर दूसरे किंग्स थे, एक ही नहीं था ना, बहुत सारे किंग्स, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स है, ठीक है। देन क्या है, दे अटेम्प्टेड टू एक्सपांड, उन्होंने क्या किया था, अपने जो कंट्रोल है उसको एक्सपांड करा था, कहाँ से, टू द वेस्ट एंड द ईस्ट, ठीक है, वेस्ट और ईस्ट दोनों एरियाज़ में, वेयर दे वर अपोज्ड बाय द चालुक्यास, जिनको चालुक्यास ने अपोज किया था, जो कि गुजरात में थे, ठीक है। एंड गहदवाल्स जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में थे, इन दोनों ने उनको अपोज किया था, कुछ जो इस किंगडम के टूवर्ड्स जाते थे। तो बेस्ट नोन चहमनास जो रूलर थे वो थे पृथ्वीराज III, जो कि जिन्होंने रूल किया था 1168 से 1192 तक, मतलब 1168 से 1192 तक, जो कि उनको डिफीट किया, जो कि डिफीटेड थे अफ़गान रूलर से, जो इसका नाम था सुल्तान मोहम्मद गौरी, उन्होंने उनको हराया था 1191 में, 1191 आप बोल सकते हो, गॉट इट। बट लॉस्ट टू हिम द वेरी नेक्स्ट ईयर, लेकिन उन्होंने वापस वो फिर अच्छा उनसे वो लड़े, ठीक है। हु डिफीटेड एन अफगान रूलर, उन्होंने डिफीट किया था अफगान रूलर को, सुल्तान मोहम्मद गौरी को 1191 में, और वापस से वो हार चुके थे उनसे 1192 में। तो इसलिए उनका जो राज था वो 1168 से 1192 तक काउंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी पेज आपको शो कर रही है कि आप किस कहानी की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह से ये पूरी कहानी थी कि किस तरह से न्यू किंग्स और किंगडम्स ने एक दूसरे पर राज किया, एक दूसरे को हराया, एक दूसरे की किंगडम में आगे ना बढ़ने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, ठीक है। और किन्होंने अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशंस को छोड़ के किन्होंने अपने हथियार उठा लिए अपने किंगडम को सेटअप करने के लिए। ये था कुछ पॉइंट्स। अब आते हैं किस पे, कुछ की कॉन्सेप्ट्स में जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो की कॉन्सेप्ट ये है कि आप 7th से लेकर 12th सेंचुरी तक बहुत सारे डिनास्टीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि थी गुर्जारा, प्रतिहारास, ठीक है, एंड राष्ट्रकूटास, पल्लास, चोलास एंड चमन्नास। तो कैसे न्यू डिनास्टीज़ आई वो हम देखेंगे। सबसे पहले
न्यू डिनास्टीज मतलब कि रिच लैंडलॉर्ड जो थे या वॉरियर चीफ जो थे वो सब ऑर्डिनेट्स बने किंग के, और उन्होंने अपने टाइटल दिया खुद को समंतास, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि गिफ्ट्स आए हमारे पास किंग से, ओवरलॉर्ड से, जो कि प्रेजेंट रहे हमेशा कोर्ट्स में, जो कि मैंने आपको बताया उसके थ्रू, ठीक है, और उनको वो मिलिट्री सपोर्ट भी दें। इस तरह से वो चाहते थे न्यू डिनास्टीज के जो भी किंग्स थे। देन वो क्या कि उनके पास विथ मोर पावर एंड वेल्थ समंतास बिकम महासमंतास, जो कि मैंने बताया आपको, ज़्यादा पावर और वेल्थ के आने की वजह से उन्होंने अपने आप को महासमंतास घोषित किया, फिर महामंडलेश्वरा घोषित किया, जिसका मतलब है कि द राजा ऑफ द सर्कल ऑफ द रीजन, ठीक है। फिर उनमें से कुछ फ्री भी हो गए फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स। उसके बाद दंती दुर्गा जो थे, हु वाज द राष्ट्रकूटा चीफ, दंती दुर्गा हु वाज द राष्ट्रकूटा चीफ, दे परफॉर्म द हिरण्य गर्भ रिचुअल, जिसमें उन्होंने क्षत्रिय को टू बिकम अ क्षत्रिय, एंड देन ही ओवरथ्रू हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड, और उसके बाद उन्होंने अपने चालुक्य ओवरलॉर्ड को ओवरथ्रू कर दिया, मतलब हटा दिया। इन स्पाइट ऑफ बीइंग ब्राह्मण के बदले, ब्राह्मण होने के अलावा कदम्बा जो थे और जो मयूरा शर्मन और गुर्जारा जो थे प्रतिहारा के, हरिचंद्र बिल्ट, उन्होंने बिल्ड क्या किया अपने किंगडम्स को कर्नाटका और राजस्थान में, ये भी मैंने आपको बता दिया था, ये सब रिकॉल है, ठीक है, आपको जो मैंने उस कॉमिक्स के थ्रू पढ़ाया। देन एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, एडमिनिस्ट्रेशन किंगडम में कैसा हो, किंग्स जो शेयर करते थे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को किसके साथ, समंतास के साथ, ब्राह्मण ट्रेडर्स एसोसिएशन ऑफ पीजेंट्स, इन सब के साथ ये किंग्स जो हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को शेयर करते थे, ठीक है। देन पीजेंट्स, जैसे पीजेंट्स हो गए, कैटल कीपर्स हो गए, आर्टिशंस हो गए, ये सारे जो हैं वो कुछ इस तरह से चीज़ें प्रोड्यूस करते थे ताकि उनका जो भी चीज़ें पे करते थे उनको टैक्स पे करना पड़ता था, रेंट पे करना पड़ता था, और ट्रेडर्स को रेवेन्यू पे करना पड़ता था, ठीक है। तो चोला डायनेस्टी के अंडर जितने भी लोग थे, 400 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस थे, जिसमें कि वैती जो था, जो कि फोर्स्ड लेबर होता था, जहाँ ज़बरदस्ती काम कराना, ठीक है, एंड कदामई जिसको लैंड रेवेन्यू कहते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था उस समय की बात है ये जब, ठीक है। तो रीज़न जो थे कलेक्टिंग टैक्सेस के वो क्या थे, वो ताकि अपने फाइनेंस जो किंगडम को इस्टेब्लिश करने की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी ना, उसको फुलफिल कर सकें। पहला, रेवेन्यू को लेने का, टैक्सेस लेने का क्या रीज़न था। दूसरा, वो टेम्पल्स बिल्ड करना चाहते थे, फोर्ट्स बिल्ड करना चाहते थे। और तीसरा, उसी पैसों से वो वॉर्स करना चाहते थे। दे वांट टू फाइट फॉर द वॉर्स, मतलब वही वॉर्स, एक दूसरे पर कब्जा करना, एम्पायर खड़ी करना, एम्पायर बढ़ाना, किसी को हराना, उसको अपना बंदी बना लेना या उसको अपने रीजन में ऐड कर देना, लाइक दिस, ठीक है। तो हाई पोजीशन के किंगडम जो थे, इंक्लूडिंग द आर्मी इवन, दे वर अपॉइंटेड इधर बाय हेरिडिटरी, या तो वो अपने ही लोगों को कर लेते थे अपॉइंट, या फिर इन्फ्लुएंशियल फैमिली से लोगों को अपॉइंट करते थे। ये था हाई पोजीशन किंगडम्स की सिचुएशन, ठीक। देन आते हैं प्रशस्टीज एंड लैंड ग्रांट्स। ये क्या है प्रशस्टीज एंड लैंड ग्रांट्स में? आप देखोगे जो प्रशस्टीज थे वो स्पेशल काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन है जिसका कि मतलब होता है इन प्रेज ऑफ, ठीक है। इसका मतलब दे वर जस्ट कंपोज्ड बाय द ब्राह्मण्स इन प्रेज ऑफ रूलर्स, ठीक है, विच में नॉट बी लिटरली ट्रू, जो कि ट्रू नहीं होता था, वो सिर्फ प्रेज करना होता था रूलर्स को, इसलिए बनाया गया था। बट दे टेल अस हाउ रूलर्स ऑफ दैट टाइम वांटेड टू इलस्ट्रेट देमसेल्फ, मतलब वो बस ये इसलिए बनाया गया था, वो ये बताने के लिए ताकि ये बता सकें वो इसके थ्रू कि कैसे उस टाइम के रूलर्स अपने आप को प्रेज करते थे, ठीक है, अपने आप को इलस्ट्रेट करते थे, अपना व्याख्या करते थे, अपना बखान करते थे, ठीक है। तो किंग्स जगह जो कि थे, किंग्स जैसे कि प्रशस्टीज, दे गेव द लैंड एज अ गिफ्ट टू द ब्राह्मण्स, ओके। तो व्हेन द ब्राह्मण्स कम फॉर पूजा एंड ऑल, सो दे गेव सम ऑफ द लैंड, सम पार्ट ऑफ द लैंड, ठीक है, कट आउट ऑफ द लैंड टू द ब्राह्मण्स एज अ गिफ्ट, गॉट इट, लाइक दैट दे क्या बोलूँ मैं उसको, दे प्रेजेंट और दे गिव देयर ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स देम, ठीक है, शो देयर ग्रैटिट्यूड्स। तो विद रिकॉर्ड्स ऑफ इट ऑन कॉटन प्लेट, कॉपर प्लेट्स, अच्छा कॉपर प्लेट्स में रिकॉर्ड भी होता था उनका, बताइए, ठीक है। देन उसके बाद कलहंसा जो थे, जो कि फेमस राइटर थे वहाँ पे, कलहंसा फेमस राइटर, उन्होंने लिखा था लॉन्ग संस्कृत पोएम जो कि रजत रागिनी के नाम से था, जिसका नाम है द रिवर ऑफ किंग्स और किंग्स ऑफ कश्मीर, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे वैरायटी ऑफ सोर्सेस यूज़ किए थे, जैसे कि इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स, अर्लियर हिस्ट्रीज, ये सब उन्होंने उसके लिए यूज़ की थी, विच वॉज डेफिनेटली ही वॉज यूजुअली क्रिटिकल अबाउट रूलर्स,
एंड देयर पॉलिसीज़, जो कि बहुत ही क्रिटिकल था उन रूलर्स के बारे में से लिखना और उनकी पॉलिसीज़ के बारे में लिखना उन्होंने लिखा था, ठीक है, उन्होंने लिखा था अपनी पोयम में, संस्कृत पोयम में। देन वॉरफेयर फॉर वेल्थ, ये तो हम बात कर चुके हैं इस बारे में। वॉरफेयर ऑफ वेल्थ क्या है, फिर से एक बार देख लो। वॉरफेयर, जो रूलिंग डिनास्टीज थी वो स्पेसिफिक रीजन्स पे बेस्ड थी, लेकिन वो ट्राई ये करती थी कि वो छोटे छोटे रीजन्स पे, एरियाज़ पे, अदर एरियाज़ पे कंट्रोल कर सके। सबसे पहला उनका काम था कनौज को करना, जो कि गंगा वैली में था, जो कि एरिया थी गुर्जारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, पाला डिनास्टीज़ का, और वो ट्राई करना चाहते थे कंट्रोल करना उन पर सालों तक, 100 सालों तक, ठीक है। सो दे ट्राइड टू कंट्रोल फॉर सेंचुरीज। तो हिस्टोरियन जो थे उन्होंने डिस्क्राइब किया था इसको ट्राइपार्टाइट रीजन के स्ट्रगल के नाम से, ठीक है। हिस्टोरियंस ने इस वाले कंट्रोल को, इस वाले फाइट को इस तरह से उन्होंने क्या किया, डिस्क्राइब किया। तो रिच टेम्पल जो थे, सबसे पहला रूलर का यही टारगेट होता था कि कैसे हम रिच टेम्पल्स को, अदर किंगडम्स के रिच टेम्पल्स को क्या करें, क्या करें हम लोग उसको, उस पर टारगेट करें, ठीक है, टारगेट करें उस पर। और फिर क्योंकि लार्ज टेम्पल्स बहुत सारे पावर्स और रिसोर्सेज के साथ बनते थे, तो उनका ये काम था कि उसको कैसे हम लोग स्पॉइल कर दें। सुल्तान महमूद गजनवी, जो कि अफगानिस्तान से थे, उन्होंने 33 ईयर्स रूल किया, अपने कंट्रोल को एक्सटेंड किया सेंट्रल एशिया, ईरान, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट और ऑफ द ऑल सब कॉन्टिनेंट, ऑफ दैट सब कॉन्टिनेंट। हिज मेजर स्ट्रेटजी वॉज, उसकी मेजर स्ट्रेटजी क्या थी, उनकी मेजर स्ट्रेटजी अटैक करना, लूटना वेल्दी टेम्पल्स को, जैसे कि उन्होंने सोमनाथ, गुजरात के सोमनाथ टेम्पल को लूटा था। वो ये कहा, महमूद ने उस सारे वेल्थ को अपने एम्पायर को बड़ा करने के लिए, एक अपनी स्प्लेंडेड सिटी को बनाने के लिए, गजनी स्प्लेंडेड सिटी ऑफ गजनी बनाने के लिए यूज़ किया था। वो चाहते थे कि उनके बारे में लोग बहुत जानें, वो ये जाने कि उन्होंने किन किन को हराया है। उन्होंने अपॉइंट किया था एक स्कॉलर को, जो कि जिनका नाम था अल बेरूनी। वो लिखते थे उनका पूरा अकाउंट सब कॉन्टिनेंट का, कहाँ क्या कितना खर्च हुआ, कहाँ क्या उन्होंने क्या क्या लड़ाई की, किसको किसको हराया, एंड ऑल दैट, ठीक है। फिर उन्होंने एक बुक, उनकी एक बुक थी किताब अल हिंद, जिसमें वो, दैट इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द फोरमोस्ट सोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फोरमोस्ट सोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सबसे पहली सोर्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया की। चाहमनाज जो थे वो बाद में चौहान्स बने, उन्होंने रूल किया एरियाज़ जैसे कि अजमेर और दिल्ली के एरियाज़ में, और उन्होंने ट्राई किया अपने एम्पायर को एक्सटेंड करने और उसमें रूल करने के लिए, लेकिन वो बाद में डिफीट हुए, किससे, ईस्टर्न चालुक्य से जो गुजरात के थे, और गहादवलाज से जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के थे। गॉट इट। देन द ग्रेटेस्ट रूलर वॉज पृथ्वीराज चौहान। Greatest ruler of that era was Prithviraj Chauhan, who defeated the अफगान मोहम्मद गौरी, ठीक है, अफगान मोहम्मद गौरी को उन्होंने डिफीट किया था 1901 में, बट उनसे वो हार चुके थे 1192 में। गॉट इट। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं हम किस पे, नेक्स्ट पॉइंट पे। व्हाट इज़ दैट नेक्स्ट पॉइंट, अ क्लोजर लुक। चोलास के ऊपर थोड़ा सा और एक लुक देते हैं हम कि कैसे उदयपुर से थंजावर तक उनका सफ़र चला। तो विजयालया, जो कि वन ऑफ द चोला थे, वो उदयपुर से थे। उन्होंने दे कैप्चर्ड द कावेरी डेल्टा विच वॉज अंडर कंट्रोल ऑफ द मुतरैयार, ठीक है, जो कि सब ऑर्डिनेट पल्लवा किंग के थे, सब ऑर्डिनेट ऑफ द पल्लवा किंग ऑफ कांचीपुरम। गॉट इट। सबसे पहला पॉइंट, ये मिडिल ऑफ द 9th सेंचुरी की बात है। उन्होंने टाउन बनाया था थंजावुर, जो कि जिसमें उन्होंने एक टेम्पल भी बनाया था गॉडेस निशंभसुदेनी का, ठीक है। वो सक्सेसर रहे, सक्सेसर एक्सटेंडेड उनके सक्सेस, वो किस चीज़, वो अपने एम्पायर को कैसे एक्सटेंड किया, इंक्लूड्स ऑल द रीजन्स अंडर पल्लवाज एंड पांड्यास, ठीक है। राजा चोला जो थे वो कंसीडर हुए थे ग्रेटेस्ट चोला के नाम से, ग्रेटेस्ट चोला के रूप में, रूलर के रूप में, और उन्होंने एसेंट किया था दैट 985 CE से, और रीऑर्गेनाइज हुआ था उनका एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम दैट एरा। गॉट इट। अब उसके बाद राजा के सन थे जो राजेंद्र थे, वो उन्होंने क्या किया था, राजेंद्र वन, उन्होंने क्या किया था, अपने पापा की इसी पॉलिसी को कंटिन्यू किया था और एक्सटेंड किया था अपना एम्पायर गंगा वैली तक, श्रीलंका तक और साउथ ईस्ट एशिया तक। गॉट इट। ये सब पॉइंट्स आपको समझ याद आ गया। फिर से उसी कॉमिक्स का ही ये पार्ट है, ठीक है। बस हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रिकॉल कर रहे हैं पूरे चैप्टर में कि हमने क्या क्या पढ़ा। गॉट इट। देन स्प्लेंडेड टेम्पल्स और ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स क्या है। स्प्लेंडेड टेम्पल जो थंजावर और गंगाई कोंडल चोलापुरम में था, जो कि बिल्ड हुआ था राजा के थ्रू और राजेंद्र के थ्रू। देवर द आर्किटेक्चरल मार्वल्स ऑफ मिडिएवल इंडिया।
ठीक है, ये टेम्पल उनके थ्रू बनाए गए थे। टेम्पल जो कि अंडर द चोलास थे वो थे विलेजेस में द सेंटर ऑफ द क्राफ्ट एंड वर वेल एंडोर्ड, बहुत प्यारा उनका लैंड था जो कि किंग्स और अदर रिच पीपल से उनको उनके देने से उनको बनाया गया था, बड़ा सा प्यारा सा टेम्पल। ठीक है, देन एक नहीं बोलूँगी, टेम्पल्स वहाँ बनाए जाते थे, बहुत सारे प्रोसीजर था लैंड का जो प्रोसीजर था वो हेल्प होता था लोगों को मेंटेन करने के लिए, क्या, ताकि वो जो लोग थे जो काम करते थे टेम्पल के लिए वो मेंटेन हो सके। जैसे कि प्रीस्ट हैं वहाँ के, जैसे कि गार्लैंड मेकर्स जो कि माला बनाते हैं, जैसे कि स्वीपर्स हैं, जैसे कि कुक्स, म्यूजिशियन, डांस, ये सब इतना लैंड होता था कि वो उनको उनकी लाइफ को वहाँ पे मेंटेन कर सके। ठीक है, अगर वो वहाँ रहना चाहते हैं तो रह सके, वहाँ बैठना चाहते हैं तो बैठ सके, इतना बड़ा होता था। ब्रॉन्ज आर्ट स्कल्पचर जो था, ब्रॉन्ज आर्ट ऑफ द स्कल्पचर जो था दैट वाज बोर्न इन द चोला टेम्पल। ब्रॉन्ज आर्ट जो था वो चोला टेम्पल से ही स्टार्ट हुआ था बनना। ठीक है, एंड टू बी द फाइनेस्ट ब्रॉन्ज वर्क इन द वर्ल्ड, ब्रॉन्ज से बनाई गई जितने भी वर्क हुए थे ना, जितना भी आर्ट हुआ था, दैट वाज द फाइनेस्ट ब्रॉन्ज आर्ट इन द वर्ल्ड, दैट डिस्क्राइब्ड एज लाइक दैट। ठीक है, दैट कंसिडर्स इज टू बी लाइक दैट। देन एग्रीकल्चर और इरीगेशन, कावेरी जो कि छोटे छोटे चैनल्स में ब्रेक हुई थी वो एम्पटाई होती थी कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। याद आ गया पहला वाला स्टेप, पहला वाला जो हमारे कॉमिक का सीन था वो। ये ब्रांचेस जो होती थी वो फ्लडेड हो जाती थी रेन्स की वजह से, और उसमें फर्टाइल सॉइल डिपॉजिट हो जाती थी बैंक्स में। फिर उसके बाद क्या होता था, जो यही फर्टाइल सॉइल बाद में हेल्प होती थी हमारे किसके, एग्रीकल्चर के फॉर्म में। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए तो ये था कैसे कावेरी के कुछ छोटे छोटे ब्रांचेस जो हैं, जो चैनल्स हैं, वो कैसे फ्लड हो जाते थे रिवर्स के थ्रू, और कैसे उस पर फर्टाइल सॉइल आती थी, और कैसे वो एग्रीकल्चर के लिए हेल्पफुल होता था। फिर 5th और 6th सेंचुरी में हमने देखा कि लार्ज स्केल ऑफ कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया कावेरी वैली में, जैसे एज अ फॉरेस्ट, एंड क्लियर्ड एंड लेवल्ड ऑल द क्रिएटिंग मोर कल्टिवेबल लैंड। ठीक है, उन्होंने कल्टिवेबल लैंड्स भी क्रिएट हुए इससे। गॉट इट। डेल्टा रीजन में एम्बैंकमेंट जो थे वो उन्होंने बिल्डअप किया अच्छे से, ताकि फ्लडेड एरिया से बचा जा सके। उसमें ओवरफ्लो जो पानी का हो रहा है जो स्पॉइल कर सकता है सॉइल की इरिगेशन को या सॉइल की फर्टिलिटी को या वॉटेवर, सॉइल इरोजन क्रिएट कर सकता है, उसको कंस्ट्रक्ट किया गया, बनाया गया कैनल्स को। ठीक है, ताकि पानी वहाँ से ले जाया जा सके प्रॉपर वे में फील्ड्स तक फॉर इरीगेशन। आर्टिफिशियल इरीगेशन ने वहाँ पे अपना जगह बना ली। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो चुके थे किसके, वेल्स और वाटर टैंक्स के। तो ये था एक और पॉइंट उस समय का। ठीक, देन आ गया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर कैसे हुआ। पीजेंट जो सेटल हुए थे, द पीजेंट सेटलमेंट्स नोन एज आर बिकम प्रॉस्पेरस, बहुत अच्छे से समृद्ध हो चुके थे, अच्छे से पैसा वैसा आ चुका था। दे विद द एडवेंट ऑफ द आर्टिफिशियल इरीगेशन जैसे आर्टिफिशियल आया उसमें बहुत पैसा, मतलब प्रॉस्पेरस हो चुका था पीजेंट सेटलमेंट्स। ठीक है, ग्रुप्स ऑफ द विलेजेस जैसे जो कि दे आर फॉर्म्ड अ ग्रुप कॉल्ड नादू। ठीक है, फिर विद द विलेज काउंसिल दे एडमिनिस्टर्ड द विलेजेस बाय टेकिंग, अच्छा बताओ, अब विलेज काउंसिल बनी तो टैक्स तो कलेक्ट होगा ही होगा। टैक्स कलेक्ट होगा तो किसके लिए काम आएगा, वही जस्टिस मेंटेन के लिए या फिर विलेजेस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सब के लिए ये कलेक्शन ऑफ द टैक्स जो भी आया वो यूज़ होने लगा। गॉट इट। देन रिच पीजेंट जो थे विलाला डिनास्टी के, उन्होंने कंट्रोल किया बहुत सारे फंक्शन नाडूस के, और वो सब चोला एम्परर के आँखों के सामने, आँखों के अंदर, मतलब अंडर द सर्वेलियांस ऑफ चोला एम्परर होता था। गॉट इट। देन चोला किंग जो थे उन्होंने अपने टाइटल्स देना स्टार्ट किया। टाइटल्स कौन से थे उनके, मुवेंदवलन जिसका नाम था पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स, एंड अरायर जो कि होते थे चीफ्स टू द रिच पीपल। रिच पीपल को ये कॉम्प्लीमेंट, ये समझ लो टाइटल्स दिए जाते थे। ठीक है, एज मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, अपनी तरफ से रिस्पेक्ट, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना पापा जी, मम्मी जी, रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर, लाइक दैट। तो ये वर्ड्स वो किसके लिए यूज़ करते थे, वो रिच पीपल के लिए यूज़ करते थे एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। ठीक है, देन ब्राह्मण जो थे उन्होंने अपने लैंड्स दे दिए थे ब्रह्मदया, जो कि जिनका रिजल्ट ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण सेटल हो चुके थे कहाँ पे, कावेरी वैली में। उनको ये गिफ्ट एज अ गिफ्ट दिया जाता था बड़े राजाओं के थ्रू। ठीक है, आपने वही बताया जो मैंने शोइंग द ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स देम, तो वो दान के रूप में उनको लैंड का कटआउट या एक टुकड़ा या छोटा टुकड़ा बड़ा टुकड़ा जो जिसकी जैसी हैसियत थी वैसा उनको दे दिया जाता था। ठीक है, तो ब्राह्मण इस तरह से बहुत सारे कावेरी वैली के सामने सेटल होते गए। ठीक,
जो ईच ब्रह्मदया जो थे वो देखते थे किसको, सभा को, जो कि असेंबल होती थी या फिर असेंबली ऑफ द ब्राह्मण्स लैंड होल्डर्स, और फिर वो हाईली एफिशिएंट थे ऐसा काम करने के लिए, ठीक है। देन ट्रेडर एसोसिएशन बना जो कि नगरम्स का था, वो हेल्प करते थे टाउन एडमिनिस्ट्रेशन में, गॉट इट, नाम याद रखिएगा। फिर इंस्क्रिप्शन हुआ उत्तरा मिरर में जो कि चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट में था तमिलनाडु के, वो दिखाया कि कैसे ये सभा हैं, कैसे जो ये कमिटी मेंबर्स हैं, कमिटीज़ हैं, वो कैसे वर्क करती हैं और कैसे इरिगेशन वर्क के पीछे अपना ध्यान लगाती हैं, कैसे गार्डन, टेम्पल और इन सबको देख रेख करते हैं और ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये बनाए गए, ये ऐसी सभा के लोग ऐसा काम करने लगे उस जगह के लिए। देन मेंबर ऑफ कमिटी, अब कमेटी बनी है तो मेंबर ऑफ कमेटी भी बनेगी, नहीं तो पार्शियलिटी हो जाएगी। तो मेंबर ऑफ कमेटी वहाँ की कैसे चूज़ होती थी, मेंबर ऑफ कमेटी की लॉटरी सिस्टम से चूज़ होता था उनका नाम, ठीक है। लॉटरी निकालते थे, जिसका नाम आ गया वो मेंबर ऑफ द कमेटी बन जाएगा। लाइकवाइज इस तरह से इसका डिस्क्रिप्शन हुआ। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ मैं इस चैप्टर में। ये चैप्टर तो हो चुका है ख़त्म, लेकिन ध्यान से देखिएगा कि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है। डेट लाइन्स पहले मैं डिस्कस करूँगी। डेट लाइन क्या थी याद रखिए, 997 से 1030 तक सुल्तान महमूद ऑफ गजनवी थे, जो कि थे अफगानिस्तान में रूल किया था उन्होंने, और 1991 में पृथ्वीराज जो थे उन्होंने डिफीट किया था सुल्तान मोहम्मद गौरी को, ठीक है। ये डेट लाइन याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है आपके आंसर्स के लिए। अब हिस्ट्री है तो डेट लाइन तो होगी, गॉट इट। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ। जो इंस्क्रिप्शन है ना चोला के, हु दैट रूल्ड इन तमिलनाडु, दैट सजेस्ट दैट देयर किंगडम यूज्ड मोर देन 400 टर्म्स। सोचिए 400 टर्म से ज़्यादा उसका यूज़ हो चुका है, और किसके लिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस के लिए। पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट। दूसरा, चोलास जो थे वो सिविलाइज थे बहुत, ठीक है। किस जगह में, साउथ ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, गॉट इट। नेक्स्ट, टाइम जो था गुप्ता एम्पायर का, ठीक है, उसको ऑफन कहा जाता था गोल्डन एज ऑफ इंडिया। जब गुप्ता एम्पायर का राज होता था उस टाइम को गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहते थे, मतलब सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ गोल्डन चल रहा था। उस एरा को बहुत ही प्यारा एरा, साफ़ सुथरा एरा, शांत प्रिय एरा, जहाँ पे सब कुछ सही चल रहा हो, ऐसा एरा माना गया है इंडिया हिस्ट्री में, ठीक है। हर्षवर्धन जो थे वो बहुत पावरफुल किंग थे, जिन्होंने रीयूनाइट किया था नॉर्दर्न इंडिया को आफ्टर द कोलैप्स ऑफ गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर का जब गुप्ता एम्पायर कोलैप्स हो चुका था तो उसको रीयूनाइट करने का काम राजा हर्षवर्धन ने किया था, ठीक है। देन वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट इम्प्रेसिव रॉक जो टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस दैट इन द वर्ल्ड वाज द एलोरा caves. They were built between the 5th and 10th century CE and they are all world heritage site. ये आप देखने भी जाओगे तो आपको दिखेगा उसमें जो जिस चीज़ की, दिस इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट इम्प्रेसिव रॉक टेम्पल, ठीक है, द एलोरा केव्स। आप देखिएगा ज़रूर, ये जा करके आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसको क्यों हिस्ट्री में इतना नाम दिया गया है। देन राष्ट्रकूटा जो कि जैनिज़्म को फॉलो किए थे, ठीक है। देन लेजेंड हैज़ इट एज दैट एज अ चाइल्ड, लेजेंड हैज़ इट दैट एज अ चाइल्ड, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान किल्ड अ टाइगर, ठीक, विथ हिज बेयर हैंड्स, अपने हाथों से उन्होंने किल किया था। एंड ही डिफीटेड भीमदेव, गॉट इट, भीमदेव को उन्होंने डिफीट किया था, किंग ऑफ गुजरात को डिफीट किया था एट द एज ऑफ 13 ओनली, ठीक है। कितना पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही इतने ज़्यादा पावरफुल और एकदम हिम्मत वाले थे, ठीक है। इनफैक्ट ही वॉज सो ब्रेव, वो बहुत ब्रेव थे, दैट हिज मैटरनल ग्रैंडफादर जो उनके नाना जी थे अनगम, दे डिक्लेयर्ड हिम द किंग ऑफ द दिल्ली। इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने किंग ऑफ द दिल्ली डिक्लेयर कर दिया था अपने, किसको, दैट इज अपने क्या बोलूँ मैं उसको, नाती को, ठीक है, क्योंकि वो नाना जी थे, गॉट इट। तो उन्होंने उनको अनगम, ग्रैंडफादर अनगम जो थे, उन्होंने अपने नाती को, ग्रैंडसन को बोल दूँ मैं, ठीक है, और उनको क्या डिक्लेयर किया था, किंग ऑफ दिल्ली, गॉट इट। देन क्योंकि वो बहुत ब्रेव थे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू चोला इंस्क्रिप्शन 5 टाइप्स के लैंड गिफ्ट्स थे जो कि चोला किंग्स देते थे लोगों को। क्या, वेलन वेगई जो कि था लैंड फॉर नॉन ब्राह्मण्स, ठीक है, प्रेजेंट प्रोपराइटर्स। फिर ब्रह्मदेय मतलब कि जो लैंड गिफ्ट होती थी ब्राह्मण्स को। फिर शाला भोग जो भी बोल सकते हो आप, दैट वाज द लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल। शाला है ना, शाला मीन्स स्कूल होता है, तो दैट इज शाला भोग, दैट वाज द लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल। देन है देवदान जिसको
मुत्तकनी बोलते थे, ये लैंड था टेम्पल्स के लिए, गिफ्ट किया जाता था। देन पलित छंदम जिसको जो कि लैंड होता था जैन इंस्टीट्यूशंस के लिए, जैना इंस्टीट्यूशंस के लिए, ये लैंड थी डोनेटेड टू जैना इंस्टीट्यूशन। तो इस तरह के गिफ्ट्स होते थे, लैंड गिफ्ट जो कि चोला किंग्स देते थे पीपल को। चाइना और इन चाइना द टैंग सिटी रिमेन्ड इन पावर अराउंड, अच्छा वो भी पावर में थी 300 सालों तक, ठीक है। और उनका जो कैपिटल था ज़ियान, ठीक है, विच वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, जो कि लार्जेस्ट सिटी थी पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। देन ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दे आर द ग्रुप ऑफ 3 मेजर हिंदू कोविल्स दैट इज़ लोकेटेड इन साउथ इंडिया। ये कितने सारे फैक्ट्स हैं हमारी हिस्ट्री में जो आप सबको शायद नहीं पता थे, वो आई होप कि मैंने बता दिए तो अब याद रहेंगे, नहीं याद रहेंगे तो फिर से इसको देखिएगा, ठीक है, और समझिएगा कि हमने किस किस टॉपिक में बात की। तो ये था हमारा चैप्टर जो कि हो चुका है ख़त्म, है ना। और कोशिश की है मैंने कि आपको वहाँ तक मैं ले जाऊँ जिस चैप्टर के बारे में बात हो रही है, कॉमिक्स के थ्रू भी ले गई और फिर मैंने उसको ओवरव्यू भी किया की कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया है। हिस्ट्री है, थोड़ा धीरे से समझ में आता है, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ये तो था मेरा चैप्टर को आपको एक्सप्लेन करना इन दिस वे, यू हैव टू जस्ट रीड द चैप्टर वंस, ट्वाइस एंड थ्राइस इन योर होम, ठीक है, ऑन योर ओन, गॉट इट। तो इसी तरह से आपको समझ में आते जाएगा कि हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा, एंड देन यू कैन गिव द आंसर्स व्हाट फ्रॉम वेर एवर एंड वॉट एवर इट बीन आस्क्ड इन योर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, इन योर क्वेश्चन पेपर। सो दिस इज हाउ वी हैव डन दिस चैप्टर। आई एम गोइंग टू पॉज माई, आई एम गोइंग टू एंड माई वीडियो एक्चुअली बिकॉज आई विल बी बैक वेरी सून विद माई न्यू टॉपिक फॉर यू पीपल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून, बी विथ मी। और अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं, पहली बार अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है, और अगर बहुत बार देख चुके हैं तो आपको लाइक जरूर करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी, डोंट बॉदर योर पेरेंट्स।